भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसमें जान है तो इस किताब का दिल क्या है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी का पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है? तो आर्टिकल 14। सिर्फ 24 शब्दों का ये आर्टिकल, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी को हिला देने वाला है। आर्टिकल 14 कहता है, The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. सिंपल लगता है ना, पर इसी एक सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग फिलॉसफीज छुपे हैं, दो अलग अलग दुनिया, और कई बार तो टकराव भी छुपा है। आज हम इसी कहानी को लेमैन से लेकर लॉमैन तक का सफ़र तय करेंगे और समझेंगे। चलिए कल्पना कीजिए कि आप एक दिन किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हैं, लाइन लंबी है, गर्मी है, लोग परेशान हैं, और तभी एक वीआईपी गाड़ी से उतरते हैं और बिना लाइन देखे सीधा अंदर चले जाते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, ये कौन सी बराबरी है? बस इसी सवाल से शुरू होता है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी गारंटी, आर्टिकल 14। ये आर्टिकल सिर्फ 24 शब्दों का है, लेकिन इसका मतलब पूरी सोसाइटी को डिफाइन करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को लॉ के सामने इक्वालिटी या लॉज की इक्वल प्रोटेक्शन से वंचित नहीं करेगी। सुनने में सिंपल जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसी एक सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग और कभी कभी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स छुपे होते हैं। आर्टिकल 14, इसका पहला हिस्सा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है जो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आता है। इसका मतलब ये है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। मैंने निगेटिव इसलिए कहा, वो इस सेंस में नहीं है कि ये गलत है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सरकार को कुछ करने से रोकता है। ये स्टेट से कहता है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज मत दो, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, ना ही कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्राइम मिनिस्टर हो या रिक्शा वाला, अगर रेड लाइट तोड़ी है तो दोनों के लिए एक ही कानून लगना चाहिए, और लगेगा। इसका कोर आइडिया ये है कि लॉ के सामने सब बराबर होंगे। पर फिर सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? सोचिए, दो बच्चे हैं। एक बच्चा अमीर घर से आता है, अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग, सारे रिसोर्सेज उसके आसपास हैं। दूसरा बच्चा गरीब घर से आता है, स्कूल तक नहीं जा पाया। अगर दोनों को एक ही एग्जाम में एक ही पेपर के साथ बैठा दिया जाए तो क्या ये बराबरी हो गई? नहीं ना। यहीं से आर्टिकल 14 का दूसरा हिस्सा आता है, जिसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें अमेंडमेंट से लिया गया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मैंने पॉजिटिव इसलिए कहा क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को कुछ करने के लिए कहता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो लोग सेम सिचुएशन में हैं उनको सेम ट्रीट करो, और जो लोग सेम सिचुएशन में नहीं हैं उनको अलग ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी सोच से रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन जैसे आइडियाज़ निकलते हैं, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री में पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। कितना सिंपल और सरल दिख रहा है ना ये सब, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरा छुपा हुआ है। अगर स्टेट को अलग अलग ट्रीटमेंट देने का पावर, ताकत मिल जाता है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा जो डिफरेंस है वो जस्टिफाइड है और कौन सा डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है, कौन सा भेदभाव बन जाता है? इस सवाल का जवाब भारत के उच्चतम न्यायालय ने धीरे धीरे दिया है हमें। शुरू से शुरू करते हैं 1952 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस आया। देश उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। बंगाल पार्टीशन के ट्रॉमा से अभी गुजर ही रहा था। क्राइम बढ़ रहा था और कोर्ट्स जो थे वो ओवरलोडेड थे। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि स्पेशल कोर्ट्स बना दिया जाता है ताकि फास्ट ट्रायल्स हो सकें। इंटेंशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लॉ ने गवर्नमेंट को बिना किसी गाइडलाइन के ये पावर दे दी थी कि वो किसी भी आदमी के किसी भी केस को
स्पेशल कोर्ट में भेज सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अच्छा इंटेंशन काफ़ी नहीं होता है, तरीका भी फेयर होना चाहिए। लॉ लक के भरोसे नहीं चल सकता। पता है आपको सबसे मतलब जो इक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आर्बिट्रेरीनेस, यानी मनमानी। मनमानी ही इक्वालिटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 1952 के बाद 1958 1958 श्री रामकृष्ण डालमिया केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से एक नई बात समझाई, एक नया फॉर्मूला दिया जिसे ट्विन टेस्ट कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ग्रुप्स को अलग करने का बेसिस क्लियर और समझने लायक होना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं तो अमीर और गरीब को अलग करना समझ आता है, लेकिन नीली शर्ट और लाल शर्ट वालों को अलग करना बिल्कुल बेकार है। दूसरी शर्त थी रेशनल नेक्सस, यानी डिफरेंस बनाया जा रहा है उसका लॉ के पर्पस से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए उस डिफरेंस का। उदाहरण से समझिए तो टैक्स लॉ में इनकम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना ठीक है, लेकिन हाइट के बेसिस पर तो नहीं ना किया जा सकता। ये फॉर्मूला काफ़ी सालों तक चला, लेकिन 1970 में कोर्ट को लगा कि हम सिर्फ इक्वालिटी के स्केलेटन देख रहे हैं, उसकी सोल नहीं। इक्वालिटी का हड्डी देख रहे हैं, उसकी आत्मा को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। यहीं से आर्टिकल 14 ने एक रिवॉल्यूशनरी टर्न लिया। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में रोयप्पा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी थे। अचानक उनको हटाकर एक कम इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर भेज दिया गया। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही। जस्टिस पीएन भागवती ने कहा कि इक्वालिटी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के स्वॉर्न इनेमीज हैं। मतलब अब कोर्ट सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं देखेगा, बल्कि स्टेट के हर एक्शन को ये देखकर जज करेगा कि क्या वो फेयर है, रैशनल है और नॉन आर्बिट्रेरी है। अगर एक आदमी के साथ भी मनमानी हुई तो आर्टिकल 14 वायोलेट माना जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा टेस्ट पता है कब हुआ? इमरजेंसी के बाद, मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट बिना कोई रीजन बताए और बिना सुनवाई के मौका देखते ही सीज कर लिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स अलग अलग आइलैंड्स नहीं हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सिर्फ लीगल होना काफ़ी नहीं है, बल्कि फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। इस जजमेंट के बाद इंडिया में ड्यू प्रोसेस फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद हमारा आर्टिकल 14 सिर्फ एक रूल नहीं रहा, बल्कि सोशल जस्टिस का पावरफुल वेपन बन गया। जेंडर इक्वालिटी के केसेस में, जैसे एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा में, कोर्ट ने कहा कि प्रेगनेंसी के बेसिस पे जॉब से निकालना क्रूएल और आर्बिट्ररी दोनों है। ट्रिपल तलाक के शायरा बानू केस में कोर्ट ने कहा कि एक तरफ से बिना वजह तलाक देना मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। जोसेफ साइन केस में अडल्ट्री लॉ को स्ट्राइक डाउन किया गया, क्योंकि वो औरत को पति की संपत्ति मानकर चलता था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ था। LGBTQ+ राइट्स में NALSA जजमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को आर्टिकल 14 के एनी पर्सन के एम्बिट में लाया। नवतेज सिंह जोहर, इस केस में सेक्शन 377 का हिस्सा स्ट्राइक डाउन हुआ और कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्ररी है। सबरीमाला केस, इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पर औरतों को एक्सक्लूड करना इक्वालिटी के खिलाफ है।
रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा सानी केस में कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन आर्टिकल 14 के अंदर जस्टिफाइड है, लेकिन क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना ज़रूरी है ताकि बेनिफिट सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पाए जो वाकई पीछे हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि निगेटिव इक्वालिटी अलाउड नहीं है, मतलब अगर किसी को गलत बेनिफिट मिल गया है तो बाकी सब भी वही गलत चीज़ मांग नहीं सकते। आखिर में सवाल वही रह जाता है, एक डीपली अनइक्वल सोसाइटी में अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करना कब तक जस्टिफाइड है और इंडिविजुअल मेरिट का रोल कब शुरू होता है? इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि आर्टिकल 14 कोई पत्थर पर लिखा हुआ रूल नहीं है। ये एक जीता जागता वादा है, एक प्रॉमिस है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहेगा। और जब तक अन्याय, इनजस्टिस नए नए फॉर्म्स में, नए नए रूप में आता रहेगा, आर्टिकल 14 उसके खिलाफ खड़ा होता रहेगा।